नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश राष्ट्र गौरव में। मैं हूं आपके साथ शिल्पा। साल था 2014, मई का महीना था। चुनावी गर्मी के बाद रायसीना हिल्स से एक नए सूरज का उदय हो रहा था। वो व्यक्ति जिसने प्रण किया था कि बिना जीते लोकसभा की सीढ़ियां नहीं चढ़ेगा, आज वही व्यक्ति इतिहास बनाकर भारत के प्रधानमंत्री की शपथ लेकर लोकसभा पहुंच चुका था। वो व्यक्ति लोकसभा पहुंचा था जिसने दिल्ली दरबार से परिवारवाद की नींव हिला दी। वो शख्स जिसने भारत की राजनीति को नई दिशा देने के लिए गांधी की धरती से संसद का सिंहासन संभाला, लोकसभा पहुंच चुका था। आप जरा मुझे बताइए, आज का दिन कैसा लग रहा है? अच्छे दिन। ये वो दौर था जब जनता कॉमनवेल्थ घोटाला, 2G स्पेक्ट्रम घोटाला सुन कर तंग आ चुकी थी। तब गुजरात में अच्छे दिनों के सपनों को साकार करके मोदी ने इस मूल मंत्र को अपना चुनावी नारा बनाया और इस नारे ने घोटाले से त्रस्त जनमानस पर ऐसा असर डाला कि बीजेपी के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत के साथ पूरे देश में भगवा परचम लहरा दिया। मोदी मैजिक ने ऐसा असर दिखाया कि बीजेपी ने 5 राज्यों दिल्ली, राजस्थान, गुजरात, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में कांग्रेस को क्लीन स्वीप किया। यानी इन राज्यों की सभी सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की। इतना ही नहीं, जिस कांग्रेस के बिना कभी राजनीति की कल्पना करना मुश्किल था, इस साल मोदी मैजिक ने बीजेपी को प्रचंड जीत दिलाई थी। 2014 में कांग्रेस की स्थिति काफ़ी डांवाडोल हो गई थी, लेकिन किसी को ये विश्वास नहीं था कि कोई विरोधी दल कांग्रेस को हटवाने में सफल हो सकता है। उस समय कई नाम आए कि फलां के नेतृत्व में अगर चुनाव लड़ा जाए तो सरकार को उल्टा जा सकता है। आडवाणी जी का नाम था, डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी का नाम था और भी कई नेताओं के नाम थे। नरेंद्र मोदी जी के नाम को लेकर सब दूर कोई एकमत्य नहीं था। ये भी था कि केंद्र में सरकार चलाने का उनको अनुभव नहीं है। गुजरात के मुख्यमंत्री रहे हैं और गुजरात में बहुत अच्छे बुरे कई काम होते रहे हैं, पता नहीं क्या होगा। लेकिन मैंने उनके नाम का बहुत डट के समर्थन किया, लेख भी लिखे और सब लोगों से बातचीत भी। साल 2014 में बीजेपी की प्रचंड विजय हुई। अकेले बीजेपी ने 283 सीटें हासिल की। बीजेपी गठबंधन ने 336 सीटों पर जीत हासिल की। 1984 के बाद से कोई पार्टी बहुमत लाई थी। 10 सालों से सत्ता में रही कांग्रेस का बुरा हाल था। 2014 में कांग्रेस को सिर्फ 44 सीटें मिली थी। कांग्रेस गठबंधन को महज 60 सीटों पर संतोष करना पड़ा था। ये आंकड़े ये बताने के लिए काफी हैं कि एक व्यक्ति के नाम पर लड़ा गया चुनाव किसी जीतोड़ मेहनत और संघर्ष का नतीजा था। जो स्थितियां बनी वो विलक्षण बनी कि भाजपा सबसे बड़ी पार्टी से और भी जो प्रांतीय छोटी मोटी पार्टियां थीं, उन सब ने भी सहयोग किया और कांग्रेस को पराजय प्राप्त हुई। बताया जाता है कि मोदी ने चुनाव से पहले इतनी यात्रा की कि पृथ्वी के 3 चक्कर लगाए जा सकते थे। चुनाव से पहले मोदी ने देश भर में 3 लाख किलोमीटर की दूरी तय की थी। प्रचार के साथ साथ करीब 5,827 कार्यक्रमों में भाग लिया था। 1,350 3D रैलियों में भाग लिया था। 4,000 चाय पे चर्चा कार्यक्रम में शामिल हुए थे। 10 करोड़ लोगों तक मोदी पहुंचे थे।
25 राज्यों में कुल 196 रैलियां की थी। 2014 के बीजेपी के प्रचार को ऐतिहासिक और अभूतपूर्व बताया जाता है। बीजेपी का दावा है कि मोदी का अभियान इतिहास के सबसे बड़े जन जागरण में से एक रहा है। अपने अभियान के बीच मोदी ने कहा भी था, मैं दौड़ रहा हूं, लोगों का प्यार मुझे दौड़ा रहा है। बीजेपी नेताओं ने कहा कि भारत के इतिहास में सत्ता में बैठे लोगों के खिलाफ इस तरह का जोश पहले कभी नहीं देखा गया। मनमोहन सिंह जी का भाषण देने का तरीका, सोनिया जी का भाषण देने का तरीका और दूसरे कांग्रेसी नेताओं के भाषण देने का तरीका, वो इतना, मैं समझूंगा कि मैं कुछ नरम शब्द का इस्तेमाल करना चाहता हूं कि आकर्षक नहीं होता था कि लोग उससे सम्मोहित हो जाएं। लेकिन नरेंद्र मोदी कोई बहुत पंडिताऊ भाषण नहीं देते थे, तो उसमें बड़ी बौद्धिकता नहीं होती थी, लेकिन वो जनता के दिल को छूने वाला होता था। वो ऐसी बातें करते थे कि लोगों को लगता था कि हमारे दिल की बात कह रहे हैं। उसने लोगों पे असर किया। मोदी ने जिस राजनीति का नया अध्याय शुरू किया था वो आसान बिल्कुल नहीं था। ये बचपन की मेहनत और जवानी की तपस्या का परिणाम था। हर किसी का बचपन एक जैसा नहीं होता। किसी का बचपन संघर्ष की सीढ़ियों के पहले पड़ाव को चढ़ता है। परिवार के हाथ बटाने और परिवार के टूटे सपनों को सजोने में किसी का बचपन निकल जाता है। नरेंद्र मोदी भी उनमें से एक थे। 17 सितंबर 1950 को मोदी का जन्म हुआ। गुजरात के वडनगर में वो पैदा हुए। 6 भाई बहनों में से मोदी जी तीसरे नंबर पर थे। पिता का नाम दामोदर दास मूलचंद्र मोदी था। माता का नाम हीराबेन है। नरेंद्र मोदी की स्कूली पढ़ाई वडनगर में ही हुई। वे बचपन से ही भाषण की कला में माहिर थे। वडनगर रेलवे स्टेशन पर उनके पिता की चाय की दुकान थी और वे स्कूल से आने के बाद चाय बेचा करते थे। नरेंद्र खाली समय में पिता की चाय की दुकान पर हाथ बटाते थे। रेलवे स्टेशन पर जहां पिता चाय की दुकान चलाते थे, उसके ठीक पीछे मोदी का स्कूल था। मोदी वडनगर के भगवताचार्य नारायणाचार्य स्कूल में पढ़ते थे। घंटी बजते ही वो दुकान छोड़ स्कूल चले जाते थे। दोपहर से स्कूल से आने के बाद पिता की चाय की दुकान पर हाथ बटाते थे। तब किसी को ये नहीं पता था कि जिस हाथ में केतली लिए ये नन्हा बच्चा खड़ा है, ये एक दिन देश का प्रधानमंत्री बनेगा। अपने स्कूल के दिनों में ही नरेंद्र मोदी महसाना रेलवे स्टेशन पर भारत और पाकिस्तान के युद्ध के दौरान जवानों से भरी ट्रेन में जाकर उनको चाय और खाना खिलाया करते थे। नरेंद्र बचपन से ही संघर्ष की सीढ़ियां तय कर रहे थे। नरेंद्र मोदी के घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, जिसे 2 वक्त का भोजन जुटाने के लिए भी संघर्ष करना पड़ता था। पूरा परिवार एक बेहद छोटे से घर में रहता था। परिवार के लिए इतना भी संभव नहीं था कि नरेंद्र के स्कूल जाने के लिए नए जूते खरीद सके। उनकी मां हीराबेन भी परिवार की आर्थिक स्थिति में मदद करने के लिए दूसरों के घरों में जाकर काम किया करती थीं। नरेंद्र मोदी के 6 भाई बहनों के परिवार में आर्थिक तंगी तो जरूर थी, लेकिन संस्कारों की कोई कमी नहीं थी। नन्हे नरेंद्र को बचपन से ही साधु जीवन और संन्यास बहुत पसंद था। इसके अलावा जब नरेंद्र मोदी छोटे थे तो स्वामी विवेकानंद से भी उनका बेहद लगाव रहा। और देखिए, जवानी की दहलीज पर पहुंचते पहुंचते वे उन्हीं की राह पर निकल पड़े। नरेंद्र मोदी बचपन से ही स्वामी विवेकानंद के भक्त थे। स्वामी विवेकानंद की सादगी और उनके कार्यों से वे प्रभावित थे। विवेकानंद की वजह से ही मोदी में देशभक्ति की भावना ने जन्म लिया और इस भावना ने मोदी के जीवन में एक अज्ञातवास का अध्याय जोड़ दिया। 17 साल की उम्र में नरेंद्र मोदी ने घर छोड़कर भारत भ्रमण पर निकलने का फैसला ले लिया था। भारत भ्रमण के दौरान
उन्होंने हिमालय के गुरुद्वाचट्टी, पश्चिम बंगाल के रामकृष्ण मिशन आश्रम और पूर्वोत्तर राज्यों में जाकर भ्रमण किया। इस दौरान मोदी ने आत्मचिंतन किया, कड़ा तप किया और जीवन की राह तलाशने की एक मजबूत कोशिश की। हिमालय से लौटकर अब मोदी घर आ चुके थे, लेकिन अब उनका मन घर में नहीं लग रहा था। इसलिए केवल 17 दिन घर में रहने के बाद मोदी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़कर देश सेवा करने का फैसला किया और इसके लिए अहमदाबाद चले गए और 1971 में पूरी तरह से आरएसएस के सदस्य बन गए। अहमदाबाद पहुंचते ही मोदी के कंधों पर जिम्मेदारियों का बोझ आना शुरू हो गया, लेकिन मोदी ने इन जिम्मेदारियों को कभी बोझ समझा ही नहीं। ये वो समय था जब सरकार से सीधे टकराने की मोदी के सामने चुनौती थी और इसीलिए सरकार की गलत नीतियों को जनता तक पहुंचाने के लिए उन्होंने आंदोलन की राह चुनी। गुजरात का नवनिर्माण आंदोलन, इस आंदोलन ने तत्कालीन इंदिरा सरकार को हिलाकर रख दिया था। नरेंद्र मोदी की अगुवाई में 1974 में गुजरात में बड़े पैमाने पर युवाओं ने नवनिर्माण आंदोलन चलाया। तत्कालीन इंदिरा गांधी की कांग्रेस सरकार के खिलाफ बड़ी संख्या में युवा आक्रोशित थे। नवनिर्माण आंदोलन की शुरुआत अहमदाबाद से हुई और पूरे राज्य में ये आंदोलन फैल गया। इस आंदोलन से नरेंद्र मोदी की छवि एक नेता के तौर पर उभर कर आई। नवनिर्माण आंदोलन के 1 साल बाद ही देश में वो दौर आया जिसका जिक्र आज भी लोकतंत्र के इतिहास में काले पन्नों में दर्ज है। ये साल था 1975, जब तत्कालीन प्रधानमंत्री ने देश में इमरजेंसी लागू कर दी थी। तब नरेंद्र मोदी संघ में संगठन के कार्य को देखते थे। उस वक्त उन्होंने इमरजेंसी के खिलाफ काफी लड़ाई लड़ी। करीब 2 साल तक नरेंद्र मोदी को पुलिस खोजती रही। इस बीच वे अलग अलग भेष में रहते थे। सिख के रूप में उनकी तस्वीर उसी दौरान की है। इमरजेंसी का दौर गुजरा तो मोदी और सशक्त नेता के तौर पर उभरे। संघ में उनकी भूमिका अब विभाग प्रचारक की बन चुकी थी। साल 1980 तक संघ में मोदी के कामकाज की खूब तारीफ होने लगी। उनकी इस छवि को देखते हुए उन्हें संभाग प्रचारक बना दिया गया और वडोदरा के साथ दक्षिण गुजरात और सूरत की जिम्मेदारी दे दी गई। एक तरफ संघ में मोदी की छवि एक मजबूत नेता के तौर पर उभर रही थी और इधर एक राजनीतिक पार्टी का उदय हो चुका था। बात जनसंघ की, जिससे भारतीय जनता पार्टी का उदय हुआ। अटल आडवाणी जैसे कद्दावर नेता भारतीय जनता पार्टी में काम कर ही रहे थे, लेकिन बीजेपी को गुजरात में मोदी जैसे सशक्त इरादों वाले नेता की जरूरत थी। यह साल था 1987 का, जब संघ ने मोदी को बीजेपी में भेज दिया। देखिए, संघ को बहुत ज़्यादा श्रेय देने की इसमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि संघ में तो सभी रहे हैं। पुराने भाजपा के मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री सब लोग संघ के स्वयंसेवक रहे हैं और संघ के और भी बहुत स्वयंसेवक हैं, लेकिन सब तो प्रधानमंत्री बन नहीं सकते, सब मुख्यमंत्री बन नहीं सकते। बन भी जाते हैं तो उनको वैसा श्रेय मिलता नहीं है जैसा नरेंद्र भाई को मिला है। इसलिए मैं समझता हूँ कि नरेंद्र भाई की अपनी जो खूबियाँ हैं वो बहुत महत्वपूर्ण हैं। बीजेपी से जुड़ने के साथ नरेंद्र मोदी को जिम्मेदारी तो मिली थी पार्टी को मजबूत करने की, लेकिन उनके साहस की वजह से उन्हें एक और नई जिम्मेदारी मिल गई। साल 1987 में ही लाल कृष्ण आडवाणी ने न्याय यात्रा निकाली। इसकी जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी ने संभाली और यात्रा को सफल बनाया। यहां से नरेंद्र मोदी का कद राष्ट्रीय स्तर का हो गया था। इसके बाद वो आडवाणी की तरफ से निकाली गई कई यात्राओं में अहम भूमिका निभाते रहे। इसके साथ ही 1990 में हुए विधानसभा चुनावों में मोदी की मेहनत से बीजेपी ने शानदार जीत हासिल की। तब नरेंद्र मोदी संगठन मंत्री हुआ करते थे। इसी दौरान सोमनाथ अयोध्या यात्रा निकाली गई। इसमें मोदी की अहम भूमिका रही। 1991 में मुरली मनोहर जोशी ने एकता यात्रा निकाली। इसकी जिम्मेदारी भी नरेंद्र मोदी को मिली
और उन्होंने इसे भी बखूबी निभाया। 1995 में नरेंद्र मोदी दिल्ली के लिए रवाना हो गए। यहाँ उन्हें राष्ट्रीय सचिव की जिम्मेदारी दी गई। इसके अलावा उत्तरी भारत के कई राज्यों का प्रमुख भी बनाया गया। 1998 में मोदी को राष्ट्रीय महासचिव संगठन बनाया गया। 1999 में बीजेपी को लोकसभा चुनाव में जीत मिली और अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री चुने गए। संगठन स्तर पर बेहद काम करने के लिए अटल बिहारी वाजपेयी नरेंद्र मोदी को काफी मानते थे। अब मोदी का चेहरा एक राष्ट्रीय नेता का हो चुका था और अब उनके सामने एक और बड़ी जिम्मेदारी आने वाली थी। ये साल था 2001 26 जनवरी, जब गुजरात में आए भूकंप ने धरती हिला दी थी तो दूसरी तरफ सत्ता की जड़ें भी हिल रही थी। जब बड़ी बड़ी गगनचुंबी इमारतें धराशायी हो रही थी, उस समय गुजरात की कमान थी केशुभाई पटेल के हाथों में। लेकिन मोदी दिल्ली में अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत कर रहे थे और बीजेपी आला कमान को दिखाई दे रही थी उनमें उम्मीद की एक नई किरण। भुज में आए भूकंप के बाद गुजरात में तत्कालीन सीएम केशुभाई पटेल के खिलाफ असंतोष था। 2 उपचुनावों और स्थानीय चुनाव में भी बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था। ऐसे में पार्टी नेतृत्व में बदलाव की भूमिका तय थी। उस समय अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे। नरेंद्र मोदी गुजरात से संगठन का काम करके उस दौरान दिल्ली में थे। यहाँ अटल ने मोदी से कहा, दिल्ली में पंजाबी खाना खाकर काफी मोटे हो गए हो, गुजरात लौट जाओ। शायद मोदी को भी नहीं पता था कि उन्हें कौन सी जिम्मेदारी दी जा रही है। और फिर मोदी के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण दिन आया। ये तारीख थी 7 अक्टूबर 2001। ये तारीख नरेंद्र मोदी के जीवन की महत्वपूर्ण तारीख है। इस दिन पहली बार नरेंद्र मोदी ने गुजरात राज्य की बागडोर संभाली थी। फिर साल आया 2002। साल 2002 के दिसंबर में गुजरात में विधानसभा चुनाव हुए। 42 महीने कार्यकाल संभालने के बाद केशुभाई ने केवल 18 महीने के लिए नरेंद्र मोदी को पदभार सौंपा था। सभी यही समझ रहे थे कि मोदी आगामी विधानसभा चुनाव नहीं जीत पाएंगे, क्योंकि सौराष्ट्र में केशुभाई पटेल, दक्षिण में कांसीराम राणा उनके लिए परेशानी खड़ी कर सकते थे। इसी दौरान गोधरा कांड हो गया। इसमें 58 लोग मारे गए। इसके बाद की हिंसा में 1200 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। पूरा माहौल गर्मा गया था। मोदी पर दंगों को न रोक पाने के आरोप लगे थे। यहाँ तक कि तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने मोदी को राजधर्म का पालन करने की नसीहत तक दे डाली थी। मेरा एक ही संदेश है कि वो राजधर्म का पालन करें। ये शब्द काफी सार्थक है। मैं उसी का पालन कर रहा हूँ, पालन करने का प्रयास कर रहा हूँ। राजा के लिए, शासक के लिए प्रजा प्रजा में भेद नहीं हो सकता, न जन्म के आधार पर, न जाति के आधार पर, न संप्रदाय के आधार पर। हम भी वही कर रहे हैं साहब। मुझे विश्वास है कि नरेंद्र भाई यही कर रहे हैं। जो गोधरा कांड मोदी के राजनीतिक जीवन में दाग माना जा रहा था, मोदी ने उसको हार से जीत में बदल दिया था और उसके बाद हुए चुनाव में नरेंद्र मोदी एक बार फिर गुजरात के मुख्यमंत्री बने। 22 दिसंबर 2022 को अहमदाबाद के सरदार पटेल स्टेडियम में मोदी का भव्य शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी भी उपस्थित थे। इसके साथ लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, जे जयललिता, बाबूलाल मरांडी, ओम प्रकाश चौटाला, वेंकैया नायडू भी यहाँ उपस्थित थे। इसके बाद अमित शाह और सौरभ पटेल को पहली बार मंत्री बनाया गया। इस चुनाव में बीजेपी को 182 में से 127 सीटें मिली थी। कांग्रेस को 51 सीटें ही मिली थीं। यानी गुजरात बीजेपी के लिए हिंदुत्व की प्रयोगशाला बन गया था। इसके बाद मोदी ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और 2007 और 2022 में भी मोदी के नेतृत्व में बीजेपी ने गुजरात में विजय का परचम लहराया। करीब 12 साल तक गुजरात के सीएम रहते हुए मोदी ने विकास के गुजरात मॉडल को भुनाने में कामयाबी पाई।
कभी गुजरात के वडनगर के रेलवे स्टेशन पर चाय बेचने वाला बच्चा आज उसी गुजरात को नई दिशा दिखा रहा था। संघ की शाखा से निकला एक स्वयंसेवक महानायक बन चुका था और गांधी के गुजरात का मान, उनका सम्मान वापस दिला रहा था। विदेशों में गुजरात मॉडल का डंका बजा रहा था। 2001 में गुजरात के सीएम की कुर्सी पर बैठते ही नरेंद्र मोदी की कुशलता ने अपनी छाप छोड़ दी थी। गुजरात का मुख्यमंत्री बनते ही नरेंद्र मोदी ने कुछ ऐसे कार्य किए जो बाद में मोदीनॉमिक्स के नाम से पूरे देश में चर्चित हुए। इसके बाद नरेंद्र मोदी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और राज्य की जनता उन्हें लगातार साल 2001 से 2014 तक राज्य की बागडोर सौंपती रही। मोदी गुजरात में लगातार चौथी बार सीएम बने। ये मोदी का शासन का ही कमाल था कि पिछले 2 दशकों से गुजरात विकास का पर्याय बन चुका था। गुजरात मॉडल की देश ही नहीं पूरी दुनिया में चर्चा होने लगी थी। मोदी के शासनकाल में विकास किसी एक सेक्टर में नहीं बल्कि अन्य सेक्टर्स में हुआ, जिसे संतुलित विकास का नाम दिया गया। सर्विस सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर या फिर कृषि आधारित विकास के शानदार आंकड़ों ने संतुलित विकास में भरपूर योगदान दिया। गुजरात का औसत वार्षिक विकास दर 2004 से 2005 और 2011 से 2012 के बीच 10.08% था, जो शासन की सफलता की कहानी बखूबी बयां कर रहा था। साल 2005 से 2006 में गुजरात में रिकॉर्ड ग्रोथ रेट दर्ज हुई थी, जो 15% के करीब थी। मोदी राज में अपनाए गए बेहतरीन आर्थिक नीति को मोदीनॉमिक्स के नाम से दुनिया पुकारने लगी थी। अब जैसे गुजरात में 14 साल के काम का हिसाब देखिए, हिंदुस्तान की पर कैपिटा इनकम से मेरे राज्य की पर कैपिटा इनकम अनेक गुना बढ़ी है। मेरे राज्य में, हिंदुस्तान में टोटल जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज से जॉब मिले हिंदुस्तान में पिछले 10 साल में 57% जॉब अकेले गुजरात में मिले। भला किसका हुआ? गरीब नौजवान का हुआ। मेरे यहाँ पहले 2% एग्रीकल्चर ग्रोथ था, 10 साल में 10% एग्रीकल्चर ग्रोथ हुआ। भला किसका हुआ? किसान का हुआ। मेरे यहाँ टूरिज्म नहीं था, नामो निशान नहीं था। आज हिंदुस्तान में हिंदुस्तान का एवरेज टूरिज्म ग्रोथ है, उससे मेरा राज्य का टूरिज्म ग्रोथ डबल हुआ। कौन कमाया? चाय वाला कमाता है, ऑटो वाला कमाता है, बिस्किट बेचने वाला कमाता है, हैंडीक्राफ्ट बेचने वाला कमाता है। मोदी ने साल 2003 में वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल इन्वेस्टर्स सम्मेलन कराकर दुनिया का ध्यान गुजरात की ओर खींचा। वाइब्रेंट गुजरात के जरिए नरेंद्र मोदी ब्रांड गुजरात बनाने में सफल हुए। साल 2003 में 76 MOU के जरिए 66,000 से बढ़ाकर साल 2011 में 8,380 MOU हुए। जाहिर है साल 2011 में इन्वेस्टर के बीच भरोसा बढ़ाने में मोदी कामयाब रहे। मोदी 21 लाख करोड़ के विनिवेश के लिए उद्योगपतियों को राजी कर चुके थे। इन्वेस्टर गुजरात में बिजनेस फ्रेंडली एनवायरनमेंट की वजह से आकर्षित हो रहे थे। यहाँ बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से गुजरात निवेश का नया केंद्र बन चुका था। इतना ही नहीं, गुजरात में बिजली, सड़क और पानी जैसी समस्याओं को दूर करने के लिए मोदी ने दिन रात एक कर दिया। मोदी ने 2 दशकों में गुजरात को विकास का पर्याय बना दिया और देश के सामने एक नजीर पेश की। अब मोदी के नाम बड़ी उपलब्धि आ चुकी थी। साल 2013 में टाइम मैगजीन ने मोदी को पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया था। गुजरात मॉडल का डंका बजाने के बाद मोदी अब देश को विकास का सपना दिखा रहे थे। अब उन्हें गुजरात से दिल्ली का रास्ता तय करना था और चुनौती थी विश्वास खो चुकी बीजेपी के अटल इरादों और उम्मीदों को फिर से जीवित करने की। पहले मैं सोच रहा था कि भारतीय जनता पार्टी ने मुझे यहाँ भेजा है, फिर लगता है
शायद मैं काशी जा रहा हूँ, लेकिन आज यहाँ आने के बाद लगता है कि न मुझे किसी ने भेजा है, न मैं यहाँ आया हूँ, मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया है। नरेंद्र मोदी के ये शब्द जनता के दिलों में उतर गए थे। 2014 के इन चुनावों में मोदी मैजिक का ऐसा कमाल देखने को मिला कि बीजेपी की प्रचंड जीत हुई और 26 मई साल 2014 को नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। सत्ता में पहुंचे मोदी का कद कितना भी बढ़ गया हो, लेकिन अपनी मां हीराबेन के वे आज भी लाडले हैं। जीत के बाद मोदी जब गुजरात अपने घर पहुंचे तो मां हीराबेन ने उन्हें अपने हाथों से खाना खिलाया। बेटे मोदी को प्यार दुलार किया। मोदी भी मां का आशीर्वाद लेकर सत्ता की नई कहानी लिखने चल पड़े। नरेंद्र मोदी ने सत्ता में आते ही कड़े फैसले लेने शुरू कर दिए और इन्हीं कड़े फैसलों की वजह से उनकी छवि बदलती चली गई। स्वच्छ भारत से लेकर स्वस्थ भारत तक, डिजिटल क्रांति से लेकर औद्योगिक क्रांति तक, भ्रष्टाचार पर वार से लेकर आतंकवाद पर प्रहार तक, इन्हीं बड़े और कड़े फैसलों ने मोदी की गुड गवर्नेंस की नींव डाली। मोदी ने यह साबित किया कि उनके जैसा कोई नहीं। वे पहली बार जब संसद पहुंचे तो लोकतंत्र के इस मंदिर में नतमस्तक हो गए। जैसे किसी मंदिर में जाने से पहले माथा टेकते हैं, वैसे ही संसद भवन की सीढ़ियों पर मोदी ने माथा टेका और देश सेवा का संकल्प लिया। जनता के हितों के लिए जनता से जुड़ना सबसे ज्यादा जरूरी था। इसलिए प्रधानमंत्री बनते ही मोदी ने रेडियो कार्यक्रम मन की बात की शुरुआत की। इस रेडियो कार्यक्रम के जरिए मोदी की आवाज और उनके मन की बात जन जन तक पहुंची। अब गांव-गांव तक प्रधानमंत्री का संदेश पहुंच चुका था। ये नई सरकार के काम करने का नया तरीका था। अब मोदी सरकार मजबूत इरादों के साथ आगे बढ़ चुकी थी। लेकिन अभी देश के लिए कई अभियान और कई योजनाएं लानी बाकी थी। इसलिए मोदी ने अपने सबसे पहले अभियान में स्वच्छ भारत अभियान को चुना। स्वच्छ भारत अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक है देश को स्वच्छता के प्रति जागरूक करना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने पहले ही कार्यकाल में स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की। पीएम ने देश, शहर, गांव को स्वच्छ करने के लिए बहुत बड़े स्तर पर मिशन चलाया। गांव में शौचालय बनवाए गए, शहरों को स्वच्छता की कसौटी पर परखा जाने लगा। अब हर शहर, गांव के लोग स्वच्छता की आदत अपना रहे थे। जन धन योजना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2014 में जन धन योजना की घोषणा स्वतंत्रता दिवस के मौके पर की। इस योजना का मकसद देश के हर नागरिक को बैंकिंग सुविधा से जोड़ना था। इससे देश के किसानों और ग्रामीण क्षेत्र की जनता को भरपूर लाभ मिला और डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर के जरिए जनता को दिए जाने वाली मदद ने भ्रष्टाचार को खत्म कर दिया। नोटबंदी। मोदी सरकार का ये फैसला कड़े फैसलों में से एक माना जाता है। जब 8 नवंबर 2019 को काले धन पर करारी चोट बताते हुए पीएम ने नोटबंदी का ऐलान किया था। इस दिन 500 और 1000 के नोट चलन से बाहर कर दिए गए थे। इस दिन काले धन पशुओं की नींद उड़ गई थी। लेकिन देश की जनता ने घंटों और कई महीनों तक लाइन में लगकर अपने प्रधानमंत्री का साथ दिया। 3 तलाक का खेल खत्म। मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में सबसे बड़ी उपलब्धियों में से मुस्लिम महिलाओं की आजादी थी। सरकार ने मुस्लिम महिलाओं को 3 तलाक की काली प्रथा से आजादी दिलाई। मोदी सरकार ने 3 तलाक को खत्म किया।
ऐसी मुस्लिम महिलाएं जो 3 तलाक के डर के साए में जीने को मजबूर थीं, अब आत्मसम्मान के साथ अपनी जिंदगी जी रही थीं। हम बहुत खुश हैं। जब 2005 में ऑल इंडिया मुस्लिम महिला पर्सनल लॉ बोर्ड का गठन किया था तो शाबानो या इमराना या गुड़िया और बहुत सारे मामले जो व्हाट्सएप, इंटरनेट और ईमेल पे गुस्से में तलाक दे दिया जाता था और उसके हलाला के लिए कहा जाता था। आज ये 3 तलाक की, तलाक बिदअत की ये कानून बना है। जो चीज़ हमारे उलमाए किराम को ये काम करना चाहिए था, हमारे पर्सनल लॉ बोर्ड को, उलमाए किराम को ये तलाक बिदअत पे रोक लगानी चाहिए थी, क्योंकि तलाक बिदअत अल्लाह को पसंद नहीं। तो जो चीज़ अल्लाह को पसंद नहीं उसको प्रैक्टिस में क्यों बढ़ाया गया। आज उसका कानून बन गया है। मैं देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का और माननीय न्याय कानून मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद जी का भी और सभी पार्लियामेंट के सदस्य का मैं शुक्रिया अदा करती हूँ और बधाई देती हूँ। आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस की नीति। मोदी सरकार ने आते ही ये साफ किया कि ये आज का भारत है जो घर में घुसकर मारता है। भाई और बहनों, हम एक नए हिंदुस्तान के रास्ते पर चल पड़े हैं जो छेड़ता नहीं है, लेकिन कोई छेड़ेगा तो छोड़ता भी नहीं है। खतरा सीमा के भीतर हो या फिरा सीमा पार, ये नया हिंदुस्तान घर में घुसकर मारेगा। देश अब आतंकवाद के मुद्दे पर सहने की बजाय उसका मुंहतोड़ जवाब देना सीख चुका था। आतंकियों की गोली का जवाब गोली से ही दिया जाएगा, ये मोदी सरकार ने साफ कर दिया था। 2016 में पाकिस्तान में आतंकी अड्डे पर सर्जिकल स्ट्राइक इसका पहला उदाहरण था। इसके बाद 2019 में बालाकोट में एयर स्ट्राइक करके एक बार फिर आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति का संदेश आतंकियों और उसके पालने पोसने वाले देश को दिया गया था। अपनी पहली पारी में मोदी ने जिस जोश और जुनून के साथ काम किया, जनता की उम्मीदें उतनी ही बढ़ती चली गई। साल 2019 से पहले मोदी ने साफ कर दिया था कि मैं प्रधानमंत्री नहीं, प्रधान सेवक हूँ। मैं देश का चौकीदार हूँ। और उनकी इस बात का इस हद तक असर हुआ कि देश विदेश में फैले समर्थकों में खुद को चौकीदार बताने की होड़ सी मच गई। जब देश की वायुसेना की ताकत को बढ़ाने के लिए मोदी सरकार ने राफेल लड़ाकू विमान की खरीद का सौदा किया, तो कांग्रेस ने आरोप लगाए थे कि चौकीदार चोर है। 2019 लोकसभा चुनावों से पहले कांग्रेस ने इस नारे को बुलंद किया। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री मुझसे हाथ में हाथ नहीं मिला पाए। मैं सवाल पूछता हूँ, नरेंद्र मोदी जी कभी इधर देखते हैं, कभी उधर देखते हैं, कभी यहाँ देखते हैं, कभी नीचे देखते हैं, मगर हाथ में हाथ नहीं मिला सकते। नरेंद्र मोदी जी ने कहा था, मैं देश का प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहता हूं, मैं देश का चौकीदार बनना चाहता हूं। और आज देश के दिल में, राजस्थान की जनता के दिल में एक नई आवाज उठ रही है। गली गली में शोर है, हिंदुस्तान का चौकीदार चोर है। 2019 से पहले विपक्ष ने पूरी ताकत लगा दी, लेकिन फिर भी वो मोदी सरकार को नहीं घेर पाए। विपक्ष पर उनका ही दांव उल्टा पड़ गया। राष्ट्रवाद के नारे को बुलंद करते हुए इस साल बीजेपी की आंधी की जगह बीजेपी की सुनामी दिखाई दी और बीजेपी ने 2014 के मुकाबले बड़ी जीत हासिल की। 2019 में बीजेपी ने अपने दम पर 330 सीटें हासिल की। एनडीए ने 353 सीटें हासिल की। कांग्रेस मात्र 52 सीटों पर सिमट गई। यूपीए को 92 सीटों से संतोष करना पड़ा। मोदी के जीवन में
इससे बड़ी कोई बात हो नहीं सकती थी कि वो संघ के एक साधारण स्वयंसेवक की तौर से ऊपर उठे, अपनी सेवा की भावना से आगे बढ़े, परिश्रम किया। मुख्यमंत्री के तौर पर अटल जी ने उनको नामित किया। उसके बाद पार्टी के सहयोग से वो प्रधानमंत्री के तौर पर उम्मीदवार बने और फिर उन्होंने इतनी ज़बरदस्त विजय पाई और दूसरी बार भी अपने दमखम से वो जीते हैं, किसी और की मेहरबानी से नहीं जीते हैं। मोदी सरकार 2.0 के सामने तमाम चुनौतियां थी। इस बार सरकार को जहां कश्मीर की समस्या का हल करना था, तो वहीं अयोध्या विवाद का मुद्दा भी सुलझाना था। इसलिए सत्ता में आते ही मोदी सरकार ने उन मुद्दों को हल करने की कोशिश की जो सालों से ठंडे बस्ते में पड़े थे, या यूं कहा जाए मात्र चुनावी मुद्दे बनकर रह गए थे। अयोध्या विवाद का निपटारा। मोदी सरकार 2.0 के आते ही देश की जनता को इंतजार था कि अयोध्या में टेंट में विराजमान रामलला की समस्या का हल होगा, क्योंकि पहले की सरकारों ने रामलला के लिए कोई कोशिश नहीं की थी। लेकिन 2019 में सरकार में आते ही सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद इस अयोध्या विवाद का समाधान निकल गया और राम मंदिर का रास्ता साफ हो गया। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाना। मोदी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल में सबसे बड़ा और ऐतिहासिक फैसला जम्मू कश्मीर को लेकर लिया। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 को निष्प्रभावी बनाने का कदम उठाने के साथ साथ राज्य को 2 हिस्सों में बांट दिया गया। जम्मू कश्मीर और लद्दाख को 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया। अनुच्छेद 370 हटाना भारतीय जनसंघ के जमाने से बीजेपी का मुख्य एजेंडा और मांग रही थी। भाइयों बहनों, एक भी भारतीय विकास से दूर रहे, ये भी भारत को मंजूर नहीं है। देश के सामने 70 साल से एक और बड़ा चैलेंज था, जिसे कुछ दिन पहले भारत ने फेयरवेल दे दिया है। आप समझ गए? ये विषय है आर्टिकल 370 का। आर्टिकल 370 ने आर्टिकल 370 ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों को विकास से और समान अधिकारों से वंचित रखा था। इस स्थिति का लाभ आतंकवाद और अलगाववाद बढ़ाने वाली ताकतें उठा रही थी। अब भारत के संविधान ने जो अधिकार बाकी भारतीयों को दिए हैं। नागरिकता संशोधन विधेयक। सरकार को सबसे अधिक नागरिकता संशोधन कानून ने परेशान किया। साल 2020 में संसद के शीत सत्र में मोदी सरकार ने नागरिकता संशोधन विधेयक को संसद से मंजूरी दिलाई, जिससे 2 महीने तक पूरे देश में बवाल मचा रहा। शाहीन बाग जैसा आंदोलन महीनों तक चला। इस कानून का उद्देश्य देश में घुसपैठियों को रोकने का था। इसके साथ मोदी सरकार कई जनहित के मुद्दों पर बढ़ते हुए आगे बढ़ती रही। सरकार ने युवाओं को कौशल विकास और उनको आत्मनिर्भर बनाने पर जोर दिया, तो गरीबों और किसानों के लिए कई हितकारी फैसले लिए। मोदी सरकार ने साल 2021 में 3 कृषि कानून पास किए।
जिसका देश के किसानों ने जमकर विरोध किया तो मोदी सरकार ने इन कृषि कानूनों को वापस ले लिया। सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के मंत्र के साथ मोदी सरकार लगातार आगे बढ़ती जा रही है। विदेश नीति के मुद्दे पर भी मोदी सरकार खरी साबित हुई। जब से नरेंद्र मोदी ने देश की सत्ता संभाली, तब से पड़ोसी देशों के साथ दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाया और जिन देशों ने आंखें तरेरी, उन्हें करारा जवाब भी दिया। 25 दिसंबर 2015 को भारत ही नहीं, दुनिया भी ये देखकर हैरान रह गई कि रूस के बाद अफगानिस्तान होते हुए भारत आने से पहले मोदी लाहौर चले गए और वहां के पीएम नवाज शरीफ को जन्मदिन की बधाई दी। मोदी का उद्देश्य पुरानी दुश्मनी खत्म कर दोस्ती शुरू करना था। संबंधों को सुधारने के लिए खतरों को उठाने का ये नया कदम था। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा दिसंबर 2015 में पाकिस्तान की गई यात्रा निसंदेह सभी के लिए एक सरप्राइज थी, क्योंकि ये जो विजिट थी ये अनअनाउंस्ड विजिट थी, ये एक ड्रॉप बाई विजिट थी। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी रशिया और अफगानिस्तान की यात्रा के बाद जब वो दिल्ली वापस आ रहे थे तो उन्होंने एक सरप्राइज मूव के तहत पाकिस्तान की यात्रा की। उन्होंने अपना जो विमान है वो लाहौर में उतारा और उन्होंने तत्कालीन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के घर विजिट की और उसी दिन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ का जन्मदिन भी था और उन्होंने नवाज शरीफ को जन्मदिन की बधाई दी, व्यक्तिगत रूप से उनके घर पर जाकर के ये बधाई दी। तो ये निसंदेह सभी के लिए सरप्राइज था और जाहिर है कि भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को इस विजिट के माध्यम से एक मौका दिया कि पाकिस्तान भारत के साथ अपने संबंधों को बेहतर कर सकता है। लेकिन फिर भी पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। उरी के बाद पुलवामा जैसे हमले कर देश को चोट देने की कोशिश की। तब मोदी सरकार ने सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर भारतीय सेना की पराक्रम से पाकिस्तान की अकल को ठिकाने लगा दिया। अक्सर कहा जाता है कि ऑल वॉर्स आर वन एंड लॉस्ट इन द माइंड्स ऑफ द कमांडर्स। हमारी सरकार जो है बड़ी मजबूत है, बड़ी डिसाइसिव है, बड़ी विश्वसनीय है, उसको अपने सैनिकों पर पूरा भरोसा है और उसके सैनिकों ने वही कर दिखाया जिसका लीडरशिप को अपेक्षा थी। उरी के बाद में जो हमने जवाबी कार्रवाई की उसको दुनिया देख के दंगे है। इसी माफिक जो हमने पुलवामा के बाद में सर्जिकल स्ट्राइक की बालाकोट के ऊपर, वो भी एक अद्भुत उदाहरण है हिंदुस्तान की क्षमता का, हिंदुस्तान की काबिलियत का और हिंदुस्तान के इरादे का। हमने पाकिस्तान को साफ तौर पर बता दिया है कि हमारी ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। अगर उसने कोई भी छोटा या बड़ा हादसा किया हिंदुस्तान में, जवाबी कार्रवाई बड़ी स्ट्रॉन्ग और यूनिटेड होगी। पाकिस्तान के साथ जैसे मोदी ने पहले नरमी और फिर सख्ती दिखाई, वैसा ही चीन के साथ भी रहा। चीन के साथ संबंध सुधारने और सीमा विवाद हल करने के लिए मोदी ने अपने गृह राज्य गुजरात में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का स्वागत किया। पर चीन भी कहां सुधरने वाला था। डोकलाम से लेकर लद्दाख तक भारत के मिजाज को परखने की कोशिश की, सीमा पर तनाव पैदा किया, घुसपैठ की कोशिश की। लेकिन मोदी की अगुवाई में ये नया भारत था। हर मोर्चे पर चीन का डटकर सामना किया और उसे कड़ा जवाब दिया। जहाँ तक चीन का ताल्लुक है, हिंदुस्तान का रवैया भी बिल्कुल वही रहा है जो पाकिस्तान के खिलाफ रहा है। हमने साफ तौर पर चीन को कह दिया कि हम अपनी सॉवरेनिटी को और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को किसी प्रकार से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे और अगर उसने किसी प्रकार से यूनिलेटरली कुछ भी करने की कोशिश की तो हम उसको कड़ा जवाब देंगे। पहले हम दो इंसिडेंट देखते हैं। जो डोकलाम 3 साल पहले वो डोकलाम में उसने इंट्रूजन किया, जब उसने एक ऐसी सड़क बनानी शुरू की जिससे वास्तव में हिंदुस्तान के चिकन नेक को खतरा था और भूटान को खतरा था। हिंदुस्तान ने अपनी फ़ौज को मूव किया और कहा कि हम ये सड़क नहीं बना देंगे। चाइना ने बहुत बड़े पैमाने पर हिंदुस्तान को पॉलिटिकल तरीके से, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर के तरीके से, सोशल मीडिया के तरीके से, ग्लोबल टाइम्स के माध्यम से कहा कि आपको हम वैसी मार देंगे जैसे हम 62 में दी थी। हिंदुस्तान का मीडिया और हिंदुस्तान की फौजों ने ज़बरदस्त मीडिया मेच्योरिटी दिखाई, हमारी सरकार ने मेच्योरिटी दिखाई। हमने कुछ जॉबी कार्रवाई इस माफिक नहीं बोला, लेकिन हमने कहा कि अगर आप इसको नहीं रोकते तो हम हर प्रकार से युद्ध के लिए तैयार हैं। ये फैसला आपने करना है कि आपने युद्ध करना है
या आप चुपचाप वापस चले जाएंगे। इसी प्रकार जब ईस्टर्न लद्दाख में चाइना ने यूनिटरी LAC को बदलने की कोशिश की तो मोदी सरकार ने फिर से साफ तौर पे कहा कि आपको उन्हीं पोजीशन पे जाना पड़ेगा जहां आप अप्रैल 2020 में थे, और अगर वहां नहीं जाते तो हिंदुस्तान और चाइना के रिश्ते नाते हमेशा ही खराब होंगे। पड़ोसी देशों की चुनौतियों से असरदार ढंग से निपटने वाले मोदी बड़ी महाशक्तियों से उतने ही सहज नजर आए। रूस की पुरानी दोस्ती को मजबूत रखा तो वहीं अमेरिका से नई दोस्ती की कहानी लिखी। सितंबर 2014 में मोदी पहली बार अमेरिका गए। अमेरिका शासन के सबसे बड़े प्रतीक व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति बराक ओबामा ने मोदी को दावत दी। रूस और अमेरिका दो विपरीत ध्रुवों के साथ मोदी की दोस्ती कूटनीति के जानकारों के लिए आश्चर्य की बात थी। यदि भारत को एक महाशक्ति के रूप में उभरना है तो उसे अपने पड़ोसी राष्ट्रों को भी साथ में लेकर के चलना होगा। यदि भारत को चाइना जैसी एक विस्तारवादी, आधिपत्यवादी, अवसरवादी और उपनिवेशवादी राष्ट्र से मुकाबला करना है तो उसे अपने नेबरहुड के देशों को साथ में लेकर के चलना होगा। इंडो पैसिफिक रीजन में यदि रूल्स बेस्ड ऑर्डर को बनाए रखना है तो भी नेबरहुड के देशों को साथ में लेकर के चलना होगा। भारत ने सिर्फ साउथ एशिया ही नहीं बल्कि साउथ ईस्ट एशिया के राष्ट्रों के साथ भी अपने संबंधों को गहरा किया है। आसियान के साथ भारत के संबंध बहुत गहरे हुए हैं और बिम्स्टेक के माध्यम से भी भारत साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया के दोनों ही के राष्ट्रों के साथ भी अपने संबंधों को बेहतर कर रहा है। म्यांमार और थाईलैंड के साथ अपने संबंधों को उसने बेहतर किया है। तो ये स्पष्ट है कि भारत की विदेश नीति में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के दौरान बहुत बड़े परिवर्तन हुए हैं, क्रांतिकारी परिवर्तन हुए हैं और भारत अब विश्व में एक नेतृत्वकर्ता राष्ट्र के रूप में उभर कर सामने आया है। पीएम मोदी ने पश्चिमी देशों के साथ दोस्ती के हाथ को आगे बढ़ाया, मजबूत बनाया, जिसके चलते भारत की विदेश नीति और विदेश में भारत की स्थिति दोनों मजबूत हुई। जहां पहले हम पीछे खड़े रहते थे, वहीं अब विदेशों में भारत का डंका बजता है। जब देश में एक अदृश्य दुश्मन का साया मंडराया, कोरोना महामारी ने अपना कहर बरपाया, तो देशवासियों की जान की खातिर मोदी सरकार ने जान है तो जहान है का नारा बुलंद किया। कोरोना मैनेजमेंट में सरकार ने विश्व गुरु बनकर देशवासियों की हिफाजत और देशवासियों की हिफाजत में सबसे बड़ा हथियार बना वैक्सीनेशन, जिसमें भारत ने रिकॉर्ड कायम किया। साल था 2020 जब देश में वैश्विक महामारी कोरोना ने दस्तक दी, जिसका प्रकोप पूरी दुनिया पर इस कदर हुआ कि लोग अपने अपने घरों में कैद होने के लिए मजबूर हो गए। इसका असर भारत पर भी पड़ा। सरकार ने आगे बढ़कर लॉकडाउन जैसा कड़ा फैसला लेकर जान है तो जहान है का मंत्र दिया। साथियों, पिछले 2 दिनों से देश के अनेक भागों में लॉकडाउन कर दिया गया है। राज्य सरकार के इन प्रयासों को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। हेल्थ सेक्टर के एक्सपर्ट्स और अन्य देशों के अनुभवों को ध्यान में रखते हुए देश आज एक महत्वपूर्ण निर्णय करने जा रहा है। आज रात 12 बजे से पूरे देश में, ध्यान से सुनिए, पूरे देश में आज रात 12 बजे से संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। हिंदुस्तान को बचाने के लिए, हिंदुस्तान के हर नागरिक को बचाने के लिए, आपको बचाने के लिए, आपके परिवार को बचाने के लिए आज रात 12 बजे से घरों से बाहर निकलने पर पूरी तरह पाबंदी लगाई जा रही है। कोरोना काल में मोदी सरकार ने देशवासियों का भरपूर साथ दिया। समय समय पर लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रोत्साहन दिया तो आत्मनिर्भर भारत की सोच को आगे बढ़ाया। मोदी ने हर चुनौती का डट कर सामना किया। साथियों, कोरोना संकट ने हमें
लोकल मैन्युफैक्चरिंग, लोकल मार्केट, लोकल सप्लाई चेन, इसका भी महत्व बराबर समझा दिया है। संकट के समय में लोकल ने ही हमारी डिमांड पूरी की है, हमें इस लोकल ने ही बचाया है। लोकल सिर्फ जरूरत नहीं, बल्कि हम सबकी जिम्मेदारी है। समय ने हमें सिखाया है कि लोकल को हमें अपना जीवन मंत्र बनाना ही होगा। कोरोना महामारी जिससे लड़ने में पूरी दुनिया कहीं न कहीं विफल नजर आई, वहीं भारत ने खुद को आत्मनिर्भर बनाया। भारतीय वैज्ञानिकों ने सबसे आगे बढ़कर वैक्सीन बनाकर लोगों की हिफाजत की। वैक्सीन के मामले में भारत विश्व गुरु साबित हुआ। पीएम मोदी के नेतृत्व में देश में वैक्सीनेशन के मामले में वर्ल्ड रिकॉर्ड बना। वैक्सीनेशन के मामले में आज देश 200 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुका है। कोरोना के खिलाफ लड़ाई हो या दुश्मन देश को सबक सिखाना हो, पीएम मोदी ने ठाना है कि देश की जनता ही सर्वोपरि है। देश की जनता की रक्षा करना, उनकी सेवा करना ही उनका सबसे बड़ा धर्म है। गुजरात से शून्य से सफर करने वाले मोदी आज शिखर पर है और उन्हीं के विजन की वजह से आज भारत ऊंचाइयां छू रहा है। इसीलिए आज न सिर्फ भारत के लिए बल्कि पूरे विश्व के लिए वो विश्व गौरव बन गए। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।